नहीं चलिए, बस हो गया ना। चलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी बच्चों का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल की क्लास में मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि कल हम एक वर्कशॉप रखेंगे जिसमें हम उन सभी बातों के बारे में जानना ही होंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर तैयारी कैसे करते हैं, तैयारी कैसे करनी है, गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी, हमें कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या कैसे करना है, चीज़ों को कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो काफ़ी सारे बच्चों के सवाल हैं। तो क्लास में तो पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने सैटरडे का दिन रखा है कि इस दिन आपके अभी काफ़ी बैचेस के टेस्ट हो गए हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि आज काफ़ी सारे बच्चों की रैंक आई है। एक राधा स्वामी है जिसकी मैथ में रैंक 1 आई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और बाकी रैंक 2 में है अमित शर्मा और रैंक 3 पे है राखी शर्मा। तो सभी को वेल डन। तो आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम कोई पढ़ाई नहीं करने वाले, आज केवल और केवल हम एक वर्कशॉप रखेंगे और जितने भी आपके डाउट्स जो हैं उनको मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। और मैं पूरी तरीके से इस क्लास में सभी वो बताऊंगा आपको जो आपके लिए सफिशिएंट होगी। और उम्मीद करता हूं कि मेरी बताई हुई जो बातें हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ ही आपके लगभग मैक्सिमम डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम में या फिर हमारा जो टारगेट है वो है एक सरकारी नौकरी लेना। क्योंकि हम सभी जो पढ़ रहे हैं, या आप हो या कोई भी बच्चा हो या मैं हूँ, कोई भी स्टूडेंट हो, उन सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे पास एक नौकरी हो, है ना। और 50-60 हज़ार रुपये महीने के आते रहे, है ना, 10 बजे से 5 बजे तक की शिफ्ट हो, अपना घूमने के लिए चले जाए, एक छोटी सी कार हो, एक छोटा सा घर हो, है ना। ये काफ़ी सारी चीज़ें हम एक होती है ना। और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो, हमें सेक्रीफाई ना करना पड़े, ये सभी बातें हमारे मन में होती है। अब उसके लिए दो ही रास्ते होते हैं। या तो पहला रास्ता है कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी पहले से हो कि आप उस प्रॉपर्टी का यूज़ करें, या आपका कोई बिजनेस हो, आप उस बिजनेस को चलाएं। और अगर ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़राब है, आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए, या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में केवल और केवल एक रास्ता बचता है, वो होती है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ी, अगर हम एक बात की बात करें ना, एक ही वर्ड की बात करें, तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। आपको ये नहीं होगा कि हाँ भाई हमें कोई निकाल देगा। हाँ, अगर कोई आप बहुत बड़ा केस करते हो तो सस्पेंड तो होना ही लाजमी है। लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ ड्यूटी करते हो तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपकी जगह किसी और को हटा दिया जाएगा, किसी और को लगा दिया जाएगा, या फिर आपको कह दिया जाएगा कि आप सैलरी ज़्यादा ले रहे हैं, हमें तो कम सैलरी का व्यक्ति मिल रहा है, हम तो उससे काम कराएंगे। ये नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है ना। एक तरीके से जो है लाइफ वो एक सिक्योर हो जाती है और दिमाग से टेंशन की, इनकम की, पैसों की टेंशन ख़त्म हो जाती है। अब वो नौकरी मिले कैसे, समस्या ये है कि वो नौकरी मिले कैसे। और आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब हो या चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो, जितने भी क्लासेस चल रहे हैं यूट्यूब पे या फिर ऑफलाइन, उनका सबका एक ही मोटिव है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब बच्चे को मिले। और गवर्नमेंट जॉब भी अगर निकलेंगी तो कहीं ना कहीं कोचिंग्स वाले हैं, इनको भी फ़ायदा होगा क्योंकि इनकी भी इनकम बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। गवर्नमेंट जॉब के ऊपर डिपेंड है कोचिंग वाले, क्योंकि वे जॉब निकालेंगे तो उनके पास बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, उनकी इनकम होगी। बच्चा पढ़ेगा तो बच्चा मेहनत करेगा तो उसको नौकरी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब मिले तो मिले कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सभी बच्चों की समस्या है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समस्या को सोल्व करना ही एक सबसे बड़ा टास्क होता है।
कहते हैं ना कि अगर सपना जो होता है ना वो देखना बुरा नहीं है। आप सपना देखिए, सपना ऊंची सोच रखिए, हमेशा बड़ा सपना देखिए। लेकिन फायदे की बात तो तब है ना जब उस सपने के लिए आप काम करें, उस सपने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए उस पे वर्क करें, है ना। मैं ये मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति बड़ी सोच रखता है, बड़ा सपना देखता है, लेकिन वो उस ख्याली पुलाव में है कि भाई मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, एसएससी सीजीएल में चला जाऊंगा, और मेहनत वो करे ना, तो वो सपना उसका सपना ही रह जाता है, आप लोग जानते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपने टारगेट को फिक्स करके मुझे कि आईपीएस बनना है या फिर मुझे एसएससी में एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, और उस टारगेट को फिक्स करके अपनी तैयारी को करे, तो देन कभी ना कभी एक दिन तो ऐसा आएगा कि सक्सेस होना ही है, ठीक है। और कहते हैं कि हर नौकरी हो या कोई भी ऐसा काम हो जो सफलता की ओर लेके जाता है, वो काम सेक्रीफाइस जरूर मांगता है, वो किसी ना किसी चीज का बलिदान जरूर मांगता है, ठीक है। अब बलिदान क्या हो सकता है कि भाई अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको बाहर जो आपके दोस्त हैं उनका साथ छोड़ना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया से हटना पड़ेगा, आपके जो भी शौक हैं वे छोड़ने पड़ेंगे, आपको केवल और केवल फोकस करना पड़ेगा स्टडी पे, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एक सक्सेस की ओर लेकर के जाती है। लेकिन बात अभी भी ये है कि नौकरी मिले कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट मैं भी रहा हूँ, मुझे सारी बातें पता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैंने कभी तैयारी नहीं की या फिर मैंने कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, और जो जो एग्ज़ाम में चीज़ें आती हैं वो सभी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में क्या क्या दिक्कतें आती है ना, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सब चीज़ें होती है, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। लेकिन हम स्टूडेंट के नाते हमारे मन में एक सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि हम 2 महीने में, 3 महीने में पढ़ करके गवर्नमेंट जॉब ले लें। ऐसा तो अगर मैं भी सोचने लगूं कि मुझे 3 महीने में गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे पता है कि 3 महीने में मैं वो बातें नहीं पढ़ पाऊंगा जो एक सिलेबस में होती है, और प्रैक्टिस भी नहीं कर पाऊंगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। और उस बात से भी क्या फ़ायदा कि आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से भी तो प्रॉब्लम ही है, और कम पढ़ने से तो है ही प्रॉब्लम, नौकरी नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये होगा कि समस्या बनी हुई है गवर्नमेंट जॉब की। तो हम जो स्टूडेंट होते हैं हम ये सोचते हैं कि 2 महीने में, 3 महीने में जॉब मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, चूँकि ये प्रतियोगिता परीक्षा होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, और इसमें आपको एक दूसरे को पिछाड़ करके आगे निकालना होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई आगे जा रहा है तो आपको उससे भी आगे जाना होगा, ठीक है। यानी कि आपको दूसरे को गिरा करके नौकरी लेनी होती है। एक छोटा सा पॉइंट में बात है कि आपको दूसरे व्यक्ति को गिरा करके नौकरी लेनी होती है, क्योंकि अगर आपने दूसरे व्यक्ति को नहीं गिराया तो देन वो नौकरी ले लेगा और आप ऐसे ही रह जाओगे, ठीक है। तो फाइनली अगर हम बात करें कि नौकरी के लिए क्या करें, तो सबसे पहला पॉइंट मैं स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। आप ये मान के चलिए आज से ही, क्योंकि आज एक बहुत अच्छा दिन है सैटरडे का। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, और कोशिश कीजिएगा कि आज से ही अपने अंदर चेंजेस लाइए और आज से ही परिवर्तन लाइए। तो पहला पॉइंट होगा कि सबसे पहले आप अपना माइंड सेट करें कि आपको बनना क्या है, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको बनना है आईएएस या आपको बनना है एसएससी में एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है, तो इन दोनों का जो पैटर्न होता है वो लगभग अलग अलग होता है। लेकिन रीजनिंग एसएससी में भी आती है और रीजनिंग आईएएस के सी सेट में भी आती है, मैथ एसएससी में भी आता है और मैथ आईएएस के सी सेट में भी आता है, ठीक है। हिस्ट्री एसएससी में भी आती है, हिस्ट्री आईएएस में भी आती है। बस फ़र्क कितना है, फ़र्क केवल और केवल लेवल का फ़र्क है, क्वेश्चन के पूछने का तरीके अलग होगा। बाकी अगर राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए है तो एसएससी में भी वही क्वेश्चन बनेगा और वही आंसर बनेगा, और आईएएस में भी वही क्वेश्चन बन सकता है और वही आंसर होगा। तो यहाँ पे वो चेंजेस नहीं करते कुछ भी, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी कि वो किस तरीके से उसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वो चीज़ें हमें समझनी होगी। तो सबसे पहले आप लोग क्या काम करेंगे, स्टेप नंबर 1
स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपना माइंड सेट कीजिए। क्या कीजिए? माइंड सेट कीजिए कि आपको बनना क्या है। आपको एसआई बनना है, आपको कांस्टेबल बनना है, आईएएस बनना है, एसएससी सीजीएल में जाना है, बनना क्या है, आपका एम क्या है। क्योंकि अगर आप अपना एम फिक्स नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, बिकॉज आपको जब अपना टारगेट ही नहीं पता होगा। आप मुझे एक बात समझिए कि अगर मुझे निशाना लगाना है किसी गोल, किसी बिंदु पे निशाना लगाना है और मुझे यही नहीं पता वो बिंदु कहाँ पे है, तो मैं कैसे निशाना लगा पाऊंगा? आप समझ रहे हैं ना। और जब मुझे दिख जाए कि मेरा गोल ये है तो मैं उस गोल पे निशाना लगाऊंगा, तो तभी तो जाकर के गोल पे लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये होगा, सबसे पहले आप अपना माइंड सेट कीजिए कि भाई आपको बनना क्या है। आपको एसआई बनना है, कांस्टेबल बनना है, बैंक में जाना है, एसएससी में जाना है, रेलवे में जाना है, पहले आप वो टारगेट फिक्स कीजिए। अब सपोज दैट आपने फिक्स किया कि सर हमें बैंक में जाना है और बैंक पीओ बनना है, ठीक है। तो आपने माइंड सेट किया कि सर हमें जाना है बैंक में, बैंक की नौकरी लेनी है, मान लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि आप ये देखें कि ये जो बैंक का जो पेपर होता है उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक हमें किसी के बारे, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर मैं मैथ के बारे में बात करूँ तो मैथ्स एक सी सेट में भी आता है, एक एसएससी में भी आता है, बैंक में भी आता है, आपका 10th में भी मैथ होता है, 12th में भी मैथ होता है, बीएससी, एमएससी, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें होती है मैथ से, ठीक है, आप लोग जानते हैं। और सबका मैथ अलग अलग होता है, वैल्यूज वही होती है, चैप्टर्स वही होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस मिलेगा। अब सपोज दैट आप ये मान के चलिएगा कि जो आप हाई स्कूल में मैथ सीखते हैं, क्या वो कंपटीशन में आएगा? नहीं आएगा। हाँ, बेसिक चीज़ें आपकी यूज़ होंगी वहाँ पे, लेकिन जो वहाँ पे आप जिस तरीके से आंसर निकालते हो, क्या वो उसी तरीके से अगर आप आंसर पुट अप करोगे कॉम्पिटिटिव में, तो इतनी देर में तो आप वहाँ पे करोगे, इतनी देर में वहाँ पे आप करोगे एक सवाल, इतनी देर में तो वहाँ 10-12 सवाल कर देंगे बच्चे। तो कहने का मतलब ये है कि मैथ का एक इतना बड़ा वाइड एरिया है कि मैथ ना आज तक भी किसी को नहीं आया पूरा। कोई टीचर अगर कहता है कि मुझे 100% मैथ आता है, तो वो टीचर बेवकूफ़ है, और बेवकूफ़ के साथ आप लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को 100% आता है, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें इतनी सीखनी होंगी कि हमारे एग्ज़ाम में आ जाए और हम उसको टिक कर दें, दैट्स ऑल। तो कहने का मतलब ये होगा कि सबसे पहले आप जो भी माइंड सेट करें, आपने सेट किया कि हमें एसएससी की तैयारी करनी है या बैंक की तैयारी करनी है, तो सब उसके बाद फिर आप देखें उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है ना। कि 2000, और बल्कि जब आप सिलेबस देखें तो सिलेबस के साथ उसका पैटर्न भी फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। पैटर्न फाइंड आउट कीजिए और लगभग 5 से 6 सालों का पैटर्न देख लीजिएगा, ठीक है। बल्कि 5 से 6 थोड़ा सा कम हो जाएगा, एक काम करें 10 सालों का पैटर्न देख ले, है ना। 10 सालों के उसका पैटर्न देख ले कि पिछले 10 साल में उसका पैटर्न क्या क्या बदला है, सवाल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर करेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेटेस्ट 2020 में या 2019 में किस टॉपिक से क्या सवाल बने, कितने सवाल बने, और उससे पिछले कितने बने थे, उससे नेक्स्ट ईयर कितने बने थे। इस तरीके से आप उसको एनालाइज करें। तो सबसे पहले आप सिलेबस पढ़े। तो अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी इनकम टैक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस निकालें और उस सिलेबस को ऑफलाइन मोड में, मतलब प्रिंट निकाल करके उसको अच्छी तरीके से पढ़ें। चाहे एक दिन आपको सिलेबस समझने में लग जाए, उसको पढ़ें। और सिलेबस नहीं समझ में आता तो अपने टीचर से या जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे कंसल्ट कीजिए कि एक्चुअल में सिलेबस में है क्या। अब बात आती है कि सिलेबस क्यों पढ़ना चाहिए। सिलेबस इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सिलेबस में आने वाली चीज़ें क्या हैं, मतलब एग्जाम में क्या पूछने वाला है। अब सपोज दैट आप समझिए कि प्रायिकता है ना। तो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो किसी किसी एग्जाम में आती है तो किसी किसी एग्जाम में नहीं आती। अब जैसे डाइस है, वो बैंकिंग में नहीं आता, और आप बैंकिंग के लिए डाइस पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो, हालांकि डाइस अच्छी बात है, आना चाहिए कोई, क्योंकि एसएससी में भी तो आता है डाइस। लेकिन अगर आप प्रॉपर बैंक की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे डाइस के क्वेश्चन नहीं होते, नहीं आता, डाइस नहीं आता वहाँ पे, कैलेंडर भी नहीं आता है, ठीक है। तो अब जब डाइस नहीं आता, कैलेंडर नहीं आता, तो उसको स्किप कर दो,
बाकी टॉपिक देख लो कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उसको कई कई बार रिवाइज कीजिए। तो कहने का मतलब ये है, हमें सिलेबस से ये पता चलता है कि एग्जामिनर हमारा जो पेपर लेगा, पेपर सेट करेगा, उसमें क्या क्या बातें वो आपसे पूछने वाला है सिलेबस में, कि भाई इंडियन पॉलिटी में क्या चीज़ होगा, हिस्ट्री में क्या होगा, मैथ्स में क्या होगा, एडवांस होगा या अर्थमेटिक होगा, इंग्लिश होगी कि नहीं होगी, इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें होंगी। वो सारी चीज़ पढ़ने के बाद एक उसकी लिस्ट बनाइए कि मैथ में ये टॉपिक हैं, रीजनिंग में ये टॉपिक हैं, हिस्ट्री में ये टॉपिक है, करंट अफेयर में ये चीज़ें आएंगी, और आपका ज्योग्राफी बायोलॉजी ये चीज़ें आएंगी। फिर जब आप सिलेबस पढ़ लें अच्छी तरीके से, तो फिर आप अपना पढ़ने का मोड सिलेक्ट करें। मोड का मतलब होता है, आप ये देखें कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है या फिर आपको ऑफलाइन पढ़ना है। ठीक है, ऑफलाइन। ठीक है। अब आपने देखा कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखो हालांकि मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा ऑनलाइन ही पढ़ें। ठीक है, ऑनलाइन में काफ़ी सारी सुविधाएं होती है, मैं आपको किसी दिन नेक्स्ट डे में बताऊंगा, है ना, ऑनलाइन को मैं यहाँ पे नहीं उठाऊंगा। लेकिन हाँ, ऑनलाइन में मैं आपको एक ही बेनिफिट बता देता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं ऑनलाइन, बार बार वीडियो देख देख के आप उसको देख सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता, ऑफलाइन में आप उसको अगर एक बार देख लेंगे, क्लास में जो पढ़ लेंगे, और आप उनसे कहने लगे कि सर ये दोबारा पढ़ा दीजिए, तो दोबारा तो नहीं पढ़ाने से रहे वो, समझ रहे हैं ना। और अब बच्चे कहते हैं कि सर हम ऑनलाइन में डाउट नहीं पूछ सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ ए फेक, ये गलत है बिल्कुल भी। ऑनलाइन में काफ़ी सारी सुविधाएं होती हैं डाउट्स पूछने की, आप टीचर से कांटेक्ट कीजिए, आप लाइव क्लास में डाउट्स पूछिए, तो क्यों नहीं बताए जाएंगे डाउट्स, डेफिनेटली बताए जाएंगे। तो फिर आप ये देखें कि हमें पढ़ना कैसा है। जैसे किसी बच्चे ने सिलेक्ट किया कि मुझे ऑनलाइन पढ़ना है, तो ऑनलाइन में कोई भी एक प्लेटफॉर्म देख ले, कोई भी एक प्लेटफॉर्म, और उसी प्लेटफॉर्म पे तैयारी करनी है। सबसे पहले तो ये देख ले कि जो प्लेटफॉर्म है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन, ये देख ले कि उसका रिजल्ट क्या है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ पढ़ाया कैसे जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे ही यहाँ पे आपको पढ़ना है, नहीं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पढ़े जहाँ पे आपको क्लियर बातें हों और वहाँ एग्ज़ाम के ओरिएंटेड और सिलेबस के ओरिएंटेड पढ़ाया जाए। ठीक है, तो आपने देखा कि सर हमने ऑनलाइन चूज़ की कोचिंग, हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो फिर ऑनलाइन आप हमेशा एक ही कोचिंग से सब कुछ करें। अगर आप कई सारी कोचिंग से काम लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भटकाव होगा। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि भाई अगर आप कहीं पढ़ते हैं वहाँ पे जीएस अच्छी है, मैथ अच्छा नहीं है, मैथ आपको कहीं और अच्छा मिलेगा, तो कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दर दर भटक रहे हो कि आज उस कोचिंग में डेमो, आज उस कोचिंग में क्या डेमो, आज उस यूट्यूब पे डेमो। मैंने देखा है कि बच्चे ऑफलाइन में तो लेते ही हैं डेमो, ऑनलाइन में भी लेने लग गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी काफ़ी सारी क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पे फ्री में। तो बच्चे की कभी उसका देख लेते हैं, कभी इसका देख लेते हैं, और इस तरीके से वो करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जहाँ भी पढ़े, निश्चित कर ले कि हमें इस कोचिंग में पढ़ना है, और बिल्कुल लगातार कंटिन्यू पढ़ना है, और हमें उस कोचिंग से तभी निकलना है बाहर जब हम पूरी तरीके से अपना सिलेबस ख़त्म कर ले, पूरी तरीके से सारी चीज़ें सीख लें, तब हमें वहाँ से निकलना है, और वो भी नौकरी लेकर के। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिलेबस ख़त्म हो गया, जय बाय बाय गुड नाइट कह के भाग गए, ऐसा नहीं। ठीक है, फिर चौथा स्टेप ये होगा, अपना टाइम टेबल सेट करें। टाइम टेबल सेट करें, चूंकि अभी तक हमने माइंड सेट किया, फिर सिलेबस देगा हम क्या क्या पढ़ना है, फिर हमने कोचिंग सेलेक्ट की कि भाई हमें कहाँ पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है तो किसी एक ही कोचिंग में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पता चल रहा है कि 15 दिन यहाँ पे, 15 दिन वहाँ पे, 15 दिन कहीं और, इस तरीके से घूमते फिर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी पढ़े कंटिन्यू पढ़े, निरंतर पढ़ें, और हमेशा मन लगा के पढ़ें। ठीक है, उसके बाद टाइम टेबल बनाइए। आप ये देखो कि आपके पूरे दिन के काम घर में क्या होते हैं। भाई आपको खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, है ना, आपको घर के काम करने हैं, सब्जी लानी है, बहुत सारे काम होते हैं घर पे। तो लड़कियां जो लड़के हैं, वो अपने माइंड काम को सेट कर ले कि भाई मैं इतने बजे तक अपने घर काम के निपटा दूंगा, उसके बाद जो मेरा टाइम होगा वो मेरा स्टडी का टाइम होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि सुबह उठे तो सुबह हिस्ट्री उठा ली, परसों को उठे सुबह को फिर मैथ उठा लिया, ऐसे नहीं, एक सिस्टम होना चाहिए। तो आप कॉपी पर अपना सिलेबस बनाएं कि हमें कितने बजे से कितने बजे तक घर का काम करना है। जैसे मान लीजिएगा, आप ये समझिए कि कोई लड़की है, वो कहती है कि मुझे सर 10 बजे तक घर के काम होते हैं, तो सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक अपने काम निपटाइए घर के, उसके बाद 11 बजे तक खाना वाना खा पी के अपना 11 बजे से पढ़ने बैठ जाइए।
ठीक है। उसके बाद इवनिंग में काम निपटा लीजिए, फिर अपना शेड्यूल स्टार्ट कीजिए। तो आपको तो पता ही होगा कि आपको काम कब कब क्या क्या पड़ता है, कितने बजे आप क्या क्या काम करते हो, उस हिसाब से अपना एडजस्ट कीजिए कि आपका सिलेबस मतलब आपका टाइम टेबल क्या होगा। और दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह को पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, दोपहर को नहीं। ये फालतू की बातें हैं। आप सुबह को पढ़ो, रात को पढ़ो, कभी भी पढ़ो, जब भी आपकी इच्छा हो, मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो और बढ़िया पढ़ो। अब वही वाली बात है कि सुबह के टाइम उठ रहे हैं 4 बजे दिखाने के लिए हम पढ़ रहे हैं, सामने किताब खुली हुई है, आंखों में नींद भरी हुई है, समझ में ही नहीं आ रहा, पढ़ रहे हैं दिखा रहे कि हम 4 बजे उठ के पढ़ते हैं। यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपको लगता है कि आप रात को अच्छा पढ़ पाते हैं तो रात को पढ़िए, आपको लगता है कि मैं दोपहर को अच्छा पढ़ पाता हूँ तो दोपहर को पढ़िए। इस तरीके से तो 3 स्टेप हो गए, बल्कि 4 स्टेप हो गए, टाइम टेबल भी बन गया। अब उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप 5वें स्टेप पे देखिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि आप एक दिन में तो सारी चीज़ें नहीं कवर कर पाएंगे कि आपने 6 के 6 या 5 के 5 सब्जेक्ट उठा लिया और पढ़ना चालू नहीं। सबसे पहले आप ये देखें कि आपको इंटरेस्ट आता है मैथ में और इंटरेस्ट आता है हिस्ट्री में, ठीक है। और एक एक सब्जेक्ट ले लेते हैं करंट अफेयर, ठीक है। तो आप इन सब्जेक्ट को डेली पढ़िए और सिलेबस वाइज पढ़िए। पहले मैथ का सिलेबस निकाल ले और एक एक टॉपिक को कवर करते चलिए अपनी क्लासेस में, कि भाई आज हमने टाइम एंड वक्त पढ़ा तो ये कंप्लीट हो गया। फिर उस पर टिक लगाते चलिए कि हमारा सिलेबस कितना हो गया, कितना रह गया, ठीक है। फिर इस तरीके से हिस्ट्री पढ़े, फिर इस तरीके से करंट अफेयर पढ़े। अब इन तीनों सब्जेक्ट को इस तरीके से डिवाइड कर ले कि आपको पूरे दिन में इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है। मैथ के बारे में बात करूं तो मैथ आपको लगभग, अगर आपका वीक है या नॉर्मली है, आप लगभग इसको 2 से 3 घंटे अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक है। 2 से 3 घंटे अच्छी तरीके से पढ़े, बल्कि आप 2 घंटे भी पढ़ लेंगे ना मन से तो भी काम हो जाएगा। 2 घंटे अच्छे से पढ़ें मैथ, ठीक है। हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या होता है कि हिस्ट्री कम से कम आप लगभग एक डिसाइड कर लें कि भाई आज मुझे हिस्ट्री में ये चीज़ कवर करनी है तो उस चीज़ को कवर करें, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं कि आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं। आप हिस्ट्री में जैसे सपोज दैट कोई भी वंश उठा लीजिए या कोई भी जो है कुछ भी आधुनिक भारत का कुछ भी टॉपिक उठा लीजिए कि है ना, तो उस टॉपिक को पूरा पढ़िए और जब तक पढ़िए जब तक आपके वो क्लियर ना हो जाए, लिख लिख के पढ़िए, याद करते करते पढ़िए, ठीक है। और करंट अफेयर तो देखो एक ऐसी चीज़ है, उसको आपको डेली पढ़ना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि मैगजीन ले लेंगे और 20-25 रुपए वाली, उससे पढ़ना चालू कर देंगे। अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप करंट अफेयर डेली पढ़ें। कि आज जैसे हमारी 3 अक्टूबर है तो आज के दिन क्या क्या घटनाएं हुई उनको पढ़ें। उनको पढ़ने के बाद फिर देखें कि आपकी पूरे महीने की करंट अफेयर कितनी सारी हो जाएगी और आपका एक भी क्वेश्चन भी नहीं बचेगा करंट अफेयर में, और आप डे टू डे अपडेट होते चलेंगे, ठीक है। तो मेरी मानना तो ये है कि आप करंट अफेयर पढ़ें और साथ में न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें करंट अफेयर के लिए, या टीवी की डिबेट देखें, जैसे लोकसभा की डिबेट, राज्यसभा की डिबेट, है ना, न्यूज़ चैनल। अब ऐसे नहीं कि आप देख रहे हो सुशांत सिंह ने हत्या की या उसका मर्डर हुआ, या फिर रिया चक्रवर्ती ने जो है भांग पी ली, ये कर लिया वो कर लिया, नथिंग। इनको स्किप करो, ये फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। क्योंकि जिसके साथ जो होना था वो तो हो गया। तो आप सीधा सीधा क्या काम करें, सीधा सीधा करंट अफेयर जब पढ़ें तो सीधा अपने डेली वाइज करंट अफेयर पढ़े, न्यूज़पेपर साथ में पढ़े, और जो उसमें मुद्दे हैं है ना उनको उठा के थोड़ा थोड़ा उनके बारे में देखते चलें, ठीक है। तो ये आपको डेली काम करना है। फिर जब आपको लगे कि आपका मैथ कवर हो गया है ना, हिस्ट्री कवर हो रही है, करंट अफेयर कवर हो गई है, तो उसके साथ फिर रीजनिंग लगा दे, उसके बाद फिर इंग्लिश ले ले, और उसके बाद फिर जो है हिंदी ले ले, ठीक है। इस तरीके से। और एक बात ध्यान रखेंगे, पूरे दिन का शेड्यूल बना लें कि आज मुझे रीजनिंग में 22 चैप्टर को कंप्लीट करना है, हिंदी में मुझे संज्ञा पूरी करनी है, इंग्लिश में मुझे जो है नरेशन पूरी करनी है। इस तरीके से छोटे छोटे टास्क बनाइए और छोटे छोटे टास्क बनाने के बाद उनको पढ़ना चालू कीजिए। लेकिन ये काम कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं कि छुट्टी ले रहे हो, ठीक है। और ये आपको जो काम करना है वो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक करना है, ठीक है। मंडे से लेकर के फ्राइडे तक ये आपको कंटिन्यू करना है। अब बच्चा सैटरडे संडे, तो भैया सैटरडे को तो आप केवल और केवल टेस्ट दे और प्लस प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप पूरे दिन में लगभग 4 से 5 प्रैक्टिस सेट कर दीजिए हर सब्जेक्ट के, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और साथ में जो आपके टेस्ट होते होंगे कोचिंग्स में या जो जैसे हमारे यहाँ होते हैं वो टेस्ट दीजिए, ठीक है। और संडे वाले दिन
संडे वाले दिन आपका ने जो पूरे वीक का पढ़ा उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, पूरे दिन मत पढ़िए, चाहे संडे को आप रेस्ट ले लीजिए थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा संडे को भी पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ ले, छठे स्टेप पे सपोज दैट हमने मैथ को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं दोबारा मैथ पढ़ रहे हो, दोबारा मैथ आप तब पढ़ें जब आपको लग रहा है कि हाँ कंसेप्ट मजबूत करने हैं तो दोबारा पढ़ लीजिए। वरना आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, मैथ में बढ़िया स्कोर है, तो फिर आप अगले स्टेप पे क्या करेंगे, सीधे सीधे मैथ के प्रैक्टिस सेट निकालना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इंग्लिश के निकालिए, हिस्ट्री के निकालिए, करंट अफेयर के निकालिए, और अपना जो है मैथ के निकालिए, बायो के निकालिए, साइंस के निकालिए, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट कवर होता चले उन सब के प्रैक्टिस सेट निकालना चालू कीजिए। और हो सके तो प्रैक्टिस सेट कहीं मिल जाए आपको तो वो ख़रीद लीजिए, बल्कि हमारे यहाँ पे भी चलता है प्रैक्टिस बैच, आप वो परचेज़ कर लीजिएगा, या आप बुक ले लीजिएगा, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा और टाइम लगा के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप ये समझिएगा कि एग्ज़ाम में आपको औरों से बेहतर दिखना है, कहने का मतलब ये है ना। अब इसके साथ साथ हमें क्या क्या चीज़ें सावधानी बरतनी होगी। पहली सावधानी कि एक तो आप अपनी तैयारी को हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखें, ज़्यादा किसी को आप हाय हुल्ला ना करें, ज़्यादा अपने लोगों को ना बताएं कि मैं इस चीज़ की तैयारी करता हूँ, ये है वो है। अपने अंदर एक पेशेंस रखें और आप तैयारी को किसी को ना बताएं, ठीक है, क्योंकि जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो तैयारी खुद ही पता चल जाएगी, हाँ लड़के ने मेहनत की है। दूसरी बात, हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको पढ़ाई से रोकते हों, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, तीसरा, भाई सोशल मीडिया का यूज़ ना करें, जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, कोशिश ये करें कि इन सबको कंप्यूटर में चलाएं और एक टाइम निश्चित करें कि भाई हमें 1 घंटा सोशल मीडिया पे देना है। लेकिन आप 1 घंटा पे क्या करेंगे, कुछ सोशल मीडिया पे आपका कोई बिजनेस वगैरह तो है नहीं जो आप 1 घंटा, या आप कोई मंत्री नेता तो नहीं है, अभी तो आप छात्र हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपका 10 से 15 मिनट आप उसको चला लीजिए, फेसबुक को, व्हाट्सअप को, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो हमेशा सोशल मीडिया से दूर रहिए, और अगर नहीं रह सकते तो थोड़ा उसका टाइम बदलाइए कि भाई आधा घंटा मुझे सोशल मीडिया पर रहना है, गेम खेलने हैं, म्यूज़िक सुनना है, थोड़ा नेट यानी मोबाइल उसको चलाना है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन लगे पड़े हो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गलत बात है ये, फिर आप नहीं कुछ कर पाओगे। दूसरी बात कि हमेशा नेगेटिव नहीं रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा सोच को पॉजिटिव रखो। अगर आपने मन में ये सोच लिया कि मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो बेटा माइंड ने अगर एक बार ये ऑब्जर्व कर लिया ना कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो फिर कुछ होगा भी नहीं। माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सोच रखें, हमेशा उन लोगों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करें जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट, थोड़ा सा पेशेंस रखें। एक दिन में कोई भी सफलता नहीं मिलती, 2 महीने में कोई भी सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलने में कई कई साल लग जाते हैं। लेने को सफलता 8 महीनों में भी मिल जाती है और लेने को 8 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, तो सफलता के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, और ऐसा नहीं है कि आप लोग एक दिन में ही बन जाएंगे सफल। जितना बड़ा संघर्ष होगा ना, उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी है, और जितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी उतना ढेरों सारा पैसा मिलेगा सैलरी के रूप में। ठीक है, दूसरी बात, हमेशा प्रैक्टिस ऐड करते रहें। तीसरा, जो आपको टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको हमेशा फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि टीचर आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, टीचर को आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, टीचर उस चीज़ को फेस कर चुका होगा जो आप फेस कर रहे हैं, टीचर को पता है कि किस तरीके से क्या करना है। और अगर आप टीचर से आगे आगे भागेंगे तो आप कहीं ना कहीं चोट खा जाएंगे, और आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं तो इतना होशियार हूँ, मैं तो टीचर को भी पीछे कर दूंगा, तो भी दिक्कत आएगी। तो हमेशा, जब कहते हैं ना कि जब कोई नदी पार करनी होती है तो हाथ पकड़ ही लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप हाथ छोड़ के भागोगे ना तो बह जाओगे पानी में। तो उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि नदी पार करनी है और नदी पार करने में भी काफ़ी कठिनाई है, तो वहाँ पे हाथ पकड़ना ही बेहतर है, क्योंकि जो व्यक्ति हमें लेकर के जा रहा है वो हमें नदी पार करा ही देगा। और अगर आप फालतू की बातें सोच रहे हैं कि नहीं ये सवाल ऐसे नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा, उस सवाल को यूट्यूब पे भी सर्च कर रहे हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो उसे यूट्यूब पे भी देख रहे हो, विकीपीडिया पे भी देख रहे हो, ये फालतू की बातें हैं, इससे मोटिवेशन कुछ मतलब इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, दूसरी बात, लिमिटेड सोर्स पढ़ें, कम से कम सोर्स से पढ़ें। ऐसा नहीं कि मैथ पढ़ रहे हो तो 12-13 बुक खरीद के रख ली, ठीक है, या फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हो या पॉलिटी पढ़ रहे हो तो लूसेंट भी ले, घटना चक्र भी ले, सारी बुकें खरीद के रख दी। हाँ,
इनके प्रैक्टिस कीजिए। जैसे लूसेंट के एमसीक्यू निकाल दिए, घटना चक्र के निकाल दिए। एमसीक्यू तो आप जितना करोगे उतना आपको कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी पढ़ दी, उससे मज़ा नहीं आया, लगता कि नहीं पॉलिटी तो और पढ़नी है, तो पूरा टाइम स्पेंड पॉलिटी में ही कर दिया, हिस्ट्री में ही कर दिया। ऐसा नहीं, आप हमेशा वो कंटेंट पढ़िए जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, और वो फालतू चीज़ें ना पढ़े जो एग्ज़ाम में नहीं आती, ठीक है। और क्या बचा, और तो हाँ दूसरी बात ये है कि भाई देखो, नौकरी में लेने के लिए पैसा, है ना, हार्ड वर्क और टाइम, मेहनत, ये सब कुछ देना होता है। और जो कहता है कि मेरी किस्मत में नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं है, उस व्यक्ति ने मेहनत नहीं की होगी, इसलिए वो ऐसा कहता है। क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है वो कभी किस्मत पे विश्वास नहीं करता, वो ये सोचता है कि मैं मेहनत से कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो फाइनली आपको पता चलेगा कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो आज से ही कोशिश करें कि अपना टारगेट सेट करना है, फिर हमें उसको जो है क्या करना है, उसके बाद जो हमें सिलेबस निकालना है, सिलेबस को पढ़ना है, सिलेबस क्या क्या आएगा वो चीज़ें कवर करनी है। फिर जब वो चीज़ कवर होती रहे, फिर हमें उसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक एग्ज़ाम हमारा ना आ जाए, ठीक है। हमेशा इन बातों को कॉन्फिडेंशियल रखना है, और जो है हमेशा पॉजिटिव रहना है। बी पेशेंस, पेशेंस के साथ पढ़ना है, क्योंकि एक दिन में मैथ नहीं आता, ठीक है जो। और कोशिश ये करें कि किसी चीज़ को पढ़ें तो डीप पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ऐसा नहीं कि बता रहे हो, आधे बच्चे तो ये एडवाइस देते हैं, जी सर जी हम तो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और ये तो डीप आने का ही नहीं, तो हम तो इतना ही बहुत है। तो वे नालायक, गधे में बेवकूफ़ बच्चे हैं जो कि ऐसा सोचते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। एग्ज़ाम में अगर उसने बोला है कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस दूंगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस वो कांस्टेबल का दे देगा, ऐसा सीजीएल के पैटर्न का दे देगा, कुछ भी दे सकता है, क्योंकि उसने ये बोला है कि मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर दूंगा। उसने ये नहीं बोला कि मैं पैटर्न, मतलब उसका मैं लेवल क्या रखूंगा, ठीक है। अगर हल्का आ जाए तो ठीक है, और भारी आ जाए तो भारी में क्या समस्या है, कुछ भी नहीं। आप अच्छी तैयारी करके चलिए। दूसरी बात, फॉर्म सारे फिलअप कीजिए, टारगेट तो एक ही रखिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो भी फॉर्म आए और आपको लगता है, क्योंकि फॉर्म अगर आप सारे फिलअप भर के एग्ज़ाम देंगे तो उससे ये होगा कि लगभग इन सबका सिलेबस एक ही होता है, ठीक है। दूसरी बात कि पेशेंस के साथ रहिए, हमेशा पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन आज मोटिवेट होकर 8 घंटे पढ़ जाए और कल को फिर वही रूल 2 घंटे नहीं पढ़ते या 3 घंटे नहीं पढ़ते, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से तो जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, और बाकी जो है आपको कोई कमेंट वमेंट हो, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।